गुड इवनिंग। तो हम लोग जो वैल्यू एड स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिए थे उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? यस आयुष, देखो इसमें क्या है कि लास्ट डे बताए थे, इसका एक्चुअली ना आपको स्क्रीनशॉट भेजे नहीं, हम दूसरा लिख के भेज देंगे आज, और क्वेश्चन भी भेजेंगे वैल्यू एड स्टेटमेंट का। और रिसेंटली हमको पता चला, मतलब एक दो दिन लास्ट डे ही देखे थे लास्ट वीक, कि इसमें वैल्यू एड स्टेटमेंट आपका इसमें भी एफ आर में भी सी एफ आर में भी ऐड किए। खैर, तो दोनों जगह ही है, मतलब वैल्यूएशन चैप्टर जो फर्स्ट किए थे वो भी है, ये भी है। तो इसमें क्या बताए थे, ये स्टेटमेंट एक्चुअली इनकम स्टेटमेंट ही है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लेकिन इसको अलग वे से कर किया जा रहा है। इसमें बोल रहे हैं, मान लो हम कुछ सामान खरीदे 10 लाख में और बेचे 15 लाख में, तो 5 लाख मेरा वैल्यू ऐड हुआ। और उस 5 लाख जो वैल्यू ऐड हुआ उसमें कुछ एक्सपेंसेस है, लेकिन उसमें से जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, जिसका भी कंट्रीब्यूशन है पीपल, मतलब किसका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर्स है, फिर आपका फाइनेंसर कोई फाइनेंस किए थे, वो डायरेक्टली यहाँ के तो नहीं किया, लेकिन उसका फाइनेंस भी तो आया ना, बेनिफिट में आया, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। फिर इसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन माना जाता है, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली करता है, इन अदर फैसिलिटी जैसे देते हैं, और इससे टैक्स भी लेते हैं, गवर्नमेंट का भी स्टेक है, इसलिए माना जाता है। और और जो कंपनी को होल्ड करते, तो इस तरह डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होता है, मतलब डिफरेंट पीपल, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, इनको कितना दे रहे हैं, इसको छोड़ के जो इनकम है, अगर इनडायरेक्ट वैसे देखा जाए, उस इनकम माना जाएगा वैल्यू एडेड इनकम, वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे, तो कुछ एम्प्लॉयज को देंगे, कुछ फाइनेंसर को देंगे, कुछ गवर्नमेंट को देंगे, और बाकी होल्ड करेगा कंपनी फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो इसको इस तरह दिखाना होगा, पहले मतलब कितना आया कंट्रीब्यूशन, मतलब इसमें कैसे क्रिएशन, कैसे वैल्यू एडेड वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्रिएट हुआ। तो सेल्स है ना, तो उसका फॉर्मेट ऐसे किए थे, नेट रेवेन्यू दैट इज एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न एक्सेट्रा। और आपका अदर इनकम कुछ है तो उसको ऐड कर सकते हो, उसको बाद में भी ऐड कर सकते हो ना। क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऐड करो और ओपनिंग स्टॉक लेस करो, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंसेप्ट करने के लिए। लेकिन इसको इनकम में नहीं करके आप इधर भी दिखा सकते हो, परचेज के साथ ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते ना, कंज्यूम आता है, इस तरह भी कर सकते हो। ओके, तो उस कंसेप्ट से भी कर सकते हो। तो इसमें क्लोजिंग ओपनिंग का जो चेंजेस हो और परचेज, वो दिखा सकते हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स और सर्विस एक्सेट्रा, ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, ऑपरेशन एंड सर्विस, ये सब खर्चा जितना भी लग रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, सारा खर्चा पीएल का आ जाएगा, लेकिन उसमें वो नहीं लिखोगे जो एम्प्लॉय को देते कि उनका स्टेक है, और जो डायरेक्टर्स मैनेजर्स को देते वो उन लोगों का स्टेक है, और फिर जो गवर्नमेंट को देते टैक्स वो उनका स्टेक है, और बाकी जो होल्ड करते कंपनी, कंपनी का एंटिटी का स्टेक है। इसको छोड़ के बाकी सारा खर्चा इसमें दिखा देना, ठीक है? तो इसमें रॉ मटेरियल, कंज्यूम आया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, वेजेस एंड सैलरी। एक्चुअली डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस नहीं पे करते, एक प्रकार का रिजर्व हो जाता है, तो इसलिए सारा खर्चा लिख लेंगे, लेकिन वो नहीं। ऑडिटर एक्चुअली इंडिपेंडेंट होता तो एम्प्लॉय नहीं, इसलिए उनका फीस लेंगे। ऑफिस का बाकी सारा सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी लग रहा है माइनस कर दो, और टोटल टोटल कॉस्ट आ गया, इससे माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। और इस ग्रॉस, अगर क्वेश्चन में पूछा नेट वैल्यू एडेड बताओ, तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन फिर माइनस कर देना, नेट वैल्यू एडेड आ जाएगा। बट क्वेश्चन में मेनली आपसे फाइंड करना होता है, क्या फाइंड करना होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यहां तक आप फाइंड करोगे, राइट? हाँ, बाई चांस नेट पूछा तो डेप्रिसिएशन लेस करके दिखा देना। अबे जो एक क्रिएट हुआ, मतलब एक क्रिएट हुआ, अब उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? ये जो एडेड हुआ वैल्यू, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रकार का, मान लो ना प्रॉफिट है ना, अबे प्रॉफिट इसको स्टेक होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीबीए अमंग रिलेटेड पार्टीज, ठीक है? तो इसमें फास्ट क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज। तो मैंने इसके लिए बताए थे, आप सिर्फ ये याद रखो, ए बी सी छोड़ दो, डी ई एफ जी एच, डी एंड ई एक साथ आ जाएगा, डायरेक्टर, एम्प्लॉय। ए मतलब फाइनेंसर, तो फाइनेंसर जो लोन दिए थे, जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट किए थे, वो सब फाइनेंसर। फाइनेंसर से तो मान ली कंपनी है ना, कंपनी एंटिटी तो सेपरेट होता है, फाइनेंसर अदर पर्सन होता है, इन्वेस्टर्स, ठीक है ना? वो फाइनेंसर से उनको कितना दिए, चाहे डिविडेंड बोल के दे, चाहे आपका इंटरेस्ट बोल के दे, कुछ भी। और गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है, आप अर्न करे तो गवर्नमेंट को 1% टैक्स देना ही पड़ेगा ना, तो गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है, इसीलिए देना पड़ रहा है। और बाकी होल्डिंग ऑफ इनकम बाय कंपनी,
इट्स होल्डिंग ऑफ इनकम इज रिटेन्ड इनकम बोल सकते हैं। कंपनी कितना प्रॉफिट को रिटेन कर रहे हैं, उसको वो ना ऐसे रिजर्व में ट्रांसफर करके रिटेन करते। रिजर्व में ट्रांसफर किए तो मतलब वो भी तो रख लिए ना। फिर प्रॉफिट को रिटेन करते, डिप्रिसिएशन चार्ज किए, पेमेंट तो किसी को नहीं किए ना, तो वो भी रिटेन करते रिजर्व। इस तरह रिजर्व जो रिटेन करते हैं उससे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, डिप्रिसिएशन है तो आगे तो रिप्लेसमेंट होगा ना, जितना डिप्रिसिएशन हो रिप्लेसमेंट होगा, वो रिटेंशन ऑफ मनी वो आपका आ जाएगा एच में। तो DEFGH बस सिंपल एकदम याद रखो। इन लोगों को जितना देते, तो फिर बता रहा हूँ DE का मतलब क्या, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज, इनको कितना दे रहे हैं, तो सैलरी, ओएजेस, रेमुनरेशन, प्रोविडेंट फंड, बोनस, जो भी एम्प्लॉइज डायरेक्टर सबको देते हैं, ठीक है ना। कमीशन, मैनेजर्स कमीशन है ना, ये सब आ जाएगा इसमें। फिर फाइनेंसर, इंटरेस्ट, लोन लिए तो इंटरेस्ट, डिबेंचर तो इंटरेस्ट देंगे, और अगर शेयर है तो डिविडेंड देंगे, वो फाइनेंसर को मिलेगा। वो सेपरेट एंटिटी, इन्वेस्टर तो सेपरेट एंटिटी है, शेयर होल्डर्स हो सकता है, वो मालिक है, लेकिन वो कंपनी नहीं है। कंपनी तो सेपरेट एंटिटी है ना। ओके। और गवर्नमेंट स्टेक होल्डर, उनको जितना टैक्स देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे टैक्स देते हैं, तो उसमें कितना है, मेनली टैक्स जो इनकम टैक्स है ना वो आएगा, आधा टैक्स ड्यूटीज है वो भी आ जाएगा इसमें, और बाकी जो इनकम कंपनी होल्ड कर रहे हैं, होल्डिंग ऑफ इनकम, ये अलग से आ जाएगा। रिटेन प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, जहां क्या मतलब क्या नॉन कैश एक्सपेंडिचर दिखा है, तो वो आपका कंपनी रिटेन कर रहा है, हिडन सीक्रेट रिजर्व हो गया वो, तो भी इसमें आ जाएगा। और प्रॉफिट कितना रिटर्न किए, कितना रिजर्व में ट्रांसफर किए, है ना, ये सारा आ जाएगा होल्डिंग बाय कंपनी। क्यों होल्ड करते, इसी को आगे री इन्वेस्ट करते ना, और री इन्वेस्ट करेगा तभी ग्रो होगा, होल्ड करके री इन्वेस्ट करेगा तभी ग्रो करेगा। ओके। अब हम लोग ये तो फर्स्ट ये हो गया, क्या किए, इनकम आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड हो गया। अब इसमें से डायरेक्टर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ये जीवी है। डायरेक्टर्स में वेजेस, सैलरी, बोनस, कंट्रीब्यूशन टू ESI, PF, MD, रेमुनरेशन, ये सब आ जाएगा। फाइनेंसर को इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, ये सब आ जाएगा। एक परसेंटेज करेंगे, क्योंकि इससे पता चलता है स्टेक होल्डर्स को कौन किसको सबसे ज्यादा मिला, जो एडिशन हुआ वैल्यू ना, मतलब प्रॉफिट मान लो, वो उस प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें सभी स्टेक होल्डर को जिसका इस प्रॉफिट क्रिएशन में मतलब कंट्रीब्यूशन है, उनको दिया जा रहा है। एम्प्लॉय का भी है, फाइनेंसर का भी है, गवर्नमेंट का है, और कंपनी खुद जो होल्ड कर रहे हैं, कंपनी का भी तो, एंटिटी का भी तो एक होना चाहिए ना, इसको अलग अलग से दिखा दोगे। और एक टोटल GVA, ये सबको जोड़ोगे, ये एब्सोल्यूट फिगर, उसको परसेंटेज में कर देना। अगर टोटल GVA 100% है तो इंडिविजुअली एक एक का परसेंटेज फाइंड कर लोगे, ठीक है। बस ये था वैल्यू स्टेटमेंट। ये FR में, CFR में आया था 2023 दिसंबर, 7 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। हम देखे क्वेश्चन पेपर, तो देखे उसमें CFR में दिया, लेकिन यहाँ इसमें नहीं दिया, लेकिन सिलेबस में यहाँ भी इंक्लूड है। खैर, तो BV में हो सकता है आपको थ्योरी दे दिया, और CFR में प्रैक्टिकल दे दिया, लेकिन EVA आपको बिजनेस वैल्यूएशन में ही देता है, और CFR में ज्यादा नहीं देता है। तो EVA आपको बिजनेस वैल्यूएशन में देगा, CFR में हो सकता है आपको थ्योरी दे देगा। ओके। अब 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन हम भेज देंगे आपको। क्वेश्चन आपको जो भेजे थे ना उसमें 5 था, लेकिन एक्चुअली जो ओरिजिनल था उसमें 10 क्वेश्चन था, तो और जो 2 क्वेश्चन था वो हम क्वेश्चन नंबर 9 तो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको भेज देंगे। क्या था क्वेश्चन 9, इसको सॉल्व करते हैं। एक इनकम स्टेटमेंट दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ P लिमिटेड, और उसमें क्या दिया था, सेल्स है, अदर इनकम दिया, फिर एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक्साइज ड्यूटी, फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सब है। फिर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, फिर इसमें डेप्रिसिएशन लेस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स प्रोविजन लेस किए, पैट, और इसमें से रिजर्व में ट्रांसफर किए, और एक बार डिविडेंड दी, बाकी रिटेन किए। एक क्वेश्चन हम देंगे, तो क्वेश्चन देख के आप मतलब रिकॉर्डिंग देखोगे ना, आपको आसान रहेगा। और कुछ एडजस्टमेंट है, बस करना क्या है, वही स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट या ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 9 ये पहले आया था, 2012 का सिलेबस में था। 16 में GVA वैल्यू एडेड को हटा दिए थे, थ्योरी पोर्शन रखे थे, EVA दे रहा था। अब फिर इसको CFR में भी लेके आए, यहाँ भी है, कहीं पे भी दे सकता है। ओके, राइट। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, या वैल्यू एडेड स्टेटमेंट लिखो ना।
वैल्यू एडेड स्टेटमेंट किसका कर रहे हैं? ऑफ कंपनी है एफ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर का होगा वो लिख देना। एक नेट अमाउंट एक डिटेल्स के लिए। आप देखेंगे पहले वैल्यू एडेड कैसे क्रिएट हुआ, ठीक है, जनरेशन और क्रिएशन, इसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन, दो पार्ट में दिखाओ। ऐसे लिखना नहीं है, कैलकुलेशन करोगे तो सेल्स दिया था, सेल्स सेल्स रिटर्न एटसेट्रा कुछ बोला नहीं तो वही अमाउंट लिख लो। कितना का सेल्स दिया? सेल्स दिया 28,500। यस, ठीक है ना, सेल्स कितना दिया? 28,500। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक यहाँ नहीं कर रहे, जरूरत नहीं। अच्छा, एक अदर इनकम है, जोड़ लो ना, इसमें इनकम तो है ना, जोड़ लो, उसको बाद में भी जोड़ सकते हो। अदर इनकम, ये आपका 750 इनकम आया, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी ना किसी को, है ना। तो ऐड करके टोटल हो गया आपका 29,75250। अंडरलाइन कर देते, टोटल ए आपका ए मान लीजिए, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर लिखो, कॉस्ट लिखो। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया था ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेकिन इसमें इंक्लूड है, नोट में दिया है, एडजस्टमेंट देखोगे, एडजस्टमेंट देखो, उसमें दिया है ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडेड वेजेस एंड सैलरीज 10,200, तो इसको लेस करके यहाँ लिखोगे। वेजेस एंड सैलरी स्टेक होल्डर हो गया एम्प्लॉइज, क्या बोले, ये सारा एक्सपेंसेस ट्रेडिंग पीएल जो ट्रेडिशनली बनाते थे उसमें जितना भी एक्सपेंसेस लिखते हो वही सब लिख लोगे, लेकिन इसमें जो 4 स्टेक होल्डर बोले उनका कुछ खर्चा है उसको माइनस नहीं करोगे। तो क्या क्या है, एक तो एम्प्लॉयज डायरेक्टर, सेकेंड हो गया फाइनेंसर, थर्ड हो गया आपका गवर्नमेंट, और फोर्थ कंपनी जो एंटिटी वो खुद कितना रिटेन कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस सब रिटेन करता है, ठीक है ना। तो उसको छोड़ के बाकी सारा खर्चा दिखा देना। ओके, यस। तो इसमें देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस, ठीक है, लेकिन उसमें स्टेक होल्डर का छोड़ोगे, मतलब जो इस एडेड वैल्यू में जिसका कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय एक्सेट्रा उसको छोड़ के। ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस कितना, ऐसा ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया था 25,600, क्वेश्चन देखो एक्सपेंसेस में, और सैलरी एडजस्टमेंट में बोल दिया 10,200 इसमें इंक्लूड है, राइट। तो 25,600 से कितना माइनस कर देंगे, 25,600 से 10,200, एडजस्टमेंट बी में देखोगे ये दिया था। ए में बोला था नेट जो सेल्स था उसमें आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट रिटर्न एटसेट्रा सेल टैक्स, तो सेल टैक्स भी तो है, जब इसमें सेल टैक्स कितना परसेंट हो पता नहीं, उसको इग्नोर कर रहे एक बार, ठीक है। और हाँ, सेल टैक्स में क्या हो, आजकल तो सेल टैक्स नहीं है, लेकिन पहले सेल टैक्स तो उसमें इंक्लूड करके लिखते थे, क्योंकि उसमें आईटीआर नहीं मिलता था, है ना, आईटीसी आईटीसी सॉरी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो इसमें हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और अगर इंक्लूड है, मतलब वो आईटीआर नहीं मिलता तो इंक्लूड रहने दो सेल्स में, तो बाद में गवर्नमेंट को दिए एक्सपेंसेस दिखा देंगे, मतलब गवर्नमेंट स्टेक होल्ड में आ जाएगा। समझ में नहीं आया? ओके, अब ऐसे करोगे, अगर इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स दोनों ही है तो ऐसे भी कर सकते हो, सेल्स में इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स इंक्लूड करके लिख लेना, और परचेज एक्सेट्रा उसमें इनपुट टैक्स को भी रहने दो, और एक्चुअली देख लोगे उसमें कितना आया, जो डिफरेंस है ना आउटपुट माइनस इनपुट नेट, वो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर में आ जाएगा। और नहीं तो आप इग्नोर करके भी कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में कितना है कुछ दिया ही नहीं, परचेज में कितना था कुछ दिया ही नहीं, तो इसको इग्नोर ही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट तो आ जाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, कितना हो रहा है इसमें, 25,600 से 10,200 लेस करेंगे तो 15,400, कितना हो गया आपका 15,400, राइट।
ये आया 15,400। बाकी जितना एक्सपेंसेस दिया था उसमें तो एक बार देखोगे क्या क्या एक्सपेंसेस दिया था। क्वेश्चन देखो, उसमें एक्सपेंसेस दिया था एक्साइज ड्यूटी, अरे तो गवर्नमेंट को देना होगा, गवर्नमेंट का स्टेक है तो माइनस नहीं करना। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, वर्किंग कैपिटल का बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब करंट वर्किंग कैपिटल का पार्ट है ना, इसमें जो इंटरेस्ट है भी इसको स्टेक होल्डर का नहीं मानोगे, फाइनेंसर नहीं मानोगे। इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर मतलब जो फाइनेंसर है ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो करता है वो देखोगे। अगर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है तो उसको कंसिडर नहीं करोगे, ऑपरेटिंग का ही पार्ट माना जाएगा। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ए था, इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है, तो उसको वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट ही माना जाएगा। तो इसमें कितना था, 100 रुपया, है ना, यस 100 है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। और इसके बाद था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये तो फाइनेंसर हो गया स्टेक होल्डर, तो इसको माइनस नहीं करोगे। आगे डिप्रिसिएशन, ये तो रिटेन अर्निंग्स का ही पार्ट माना जाएगा, रिजर्व है ना, तो ये अब नहीं आएगा। टैक्स, टैक्स तो गवर्नमेंट का है तो ये भी नहीं आएगा। डिविडेंड पे किए फाइनेंसर का है तो ये भी नहीं। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये रिटेन किए कंपनी, ये भी नहीं आएगा। बस हो गया एक्सपेंसेस। ऑडिट फीस, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सब कुछ जोड़ोगे, इसमें नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन दिया था। ये हो रहा है 15,500 टोटल है, टोटल है बी आ गया, ठीक है ना। बोलो बोलो, समझ में आया? यस सर। अब इसमें ए माइनस बी हो जाएगा जी बी ए, जी बी ए इज ए माइनस बी। तो 29 कितना है था, बोलो 29, 29,250, 29,250 इससे माइनस कर देते कितना, 15,500, 15,500, ये आया आपका 13,000। यहाँ एक सिंगल लाइन देना और फाइनली डबल लाइन कर लेना, ठीक है। तो यार आपका 13,750, ये हो गया आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, राइट। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो एडेड वैल्यू स्टेक होल्डर्स को, मतलब जो भी जिनका भी जो जो पब्लिक जो जो पीपल्स का कंट्रीब्यूशन है इसमें, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीवी है दूसरा स्टेटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। और इसमें एक अमाउंट और यहाँ परसेंटेज, हो सकता है परसेंटेज में कुछ बुक में नहीं दिया, बेटर होगा परसेंटेज एनालिसिस करो, क्योंकि स्टेक होल्डर में से किसको सबसे ज्यादा दिया जा रहा है, सबसे कम, इससे पता चलेगा, है ना। तो कंपनी का इससे एक आइडिया होता है कंपनी क्या चाहते, मतलब ये एलोकेशन करने के बाद देखोगे, हम लोग करते पहले समझेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेक होल्डर कौन बोले थे, डीई, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज, तो लिख लेते हैं 2 एंड एम्प्लॉइज। तो ये जो जीवीए, इसमें से एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को कितना दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा सर, ओके, सैलरी एंड वेजेस दिया था ना, तो किसको, एम्प्लॉय को दे रहे हैं, यस सर, सैलरी एंड वेजेस। यस बोलो, कितना का था सैलरी एंड वेजेस, बोलो बोलो, सैलरी एंड वेजेस कितना का था, 10,200, यस सर। इसमें और कुछ डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन कुछ है, नो नहीं है। प्रोविडेंट फंड सेटअप कुछ है, नहीं है। ये छोटा सा क्वेश्चन आया था, हो सकता है 4-5 नंबर में दे दिया था, इसको एक अंडरलाइन कर दो, मतलब इसका टोटल इतना ही हो गया। बी, टीईएफ तो फाइनेंसर, 2 फाइनेंसर, इसमें से फाइनेंसर को कितना पे करेंगे, ठीक है ना। तो फाइनेंसर में इंटरेस्ट पे करेंगे अगर लोन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। देखोगे जो इनकम स्टेटमेंट दिया था उसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था। बैंक ओवर तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, तो उसको अब हम लोग नहीं ट्रीट करेंगे। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना दिया था, क्वेश्चन देखो 1150,
1150 इतना इंटरेस्ट है। और ऑल द फिगर इन थाउजेंड्स था, वो लिखना भूल गए, ऑल द फिगर इन थाउजेंड, ये सारा फिगर इन थाउजेंड शुरू में लिख देना चाहिए था, 28,500,000 सोचो, ठीक है ना। तो 17,200,000 एनीवे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना 1150। और एकदम लास्ट में जाओ क्वेश्चन का, देखो डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड दी, तो फाइनेंसर में जो होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, उनको क्या दिए, डिविडेंड पेड। कितना डिविडेंड दिए 50, एकदम लास्ट में देखो 50 या बाकी 100 रिटर्न किए थे प्रॉफिट, ठीक है ना। यस सर। तो ये दोनों ऐड करके इनका हो गया, है ना, ये बी का टोटल आ गया, तो 1280। अब गवर्नमेंट, ठीक है, 4 स्टेक होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को क्या देंगे, इसमें देखो ऊपर एक्साइज ड्यूटी दिया था ना, एक्साइज किस पे लगता है पता है आपको, वही एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ये था 1700। और फिर देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स था, तो इनकम टैक्स प्रोविजन, इनकम टैक्स से लिखो 270। तो ये दोनों बस गवर्नमेंट को इतना मिला, तो इसका टोटल आ जाएगा 1970। और फाइनली डी, टू एंटिटी होल्डिंग फॉर या रिटेन फॉर इन्वेस्टमेंट। ये कंपनी खुद रखते, एंटिटी खुद रखते, उसका जो शेयर होल्डर्स फाइनेंसर बना जाता है, फाइनेंसर में आ जाएगा, ठीक है। और जब कंपनी खुद रखे तो रिटेन अर्निंग्स मतलब रिजर्व जितना रख में ट्रांसफर किए, जितना रिटेन किए, इस तरह एंटिटी का होगा, और इसी को बाद में वो लोग इन्वेस्ट करते। तो 4 स्टेक होल्डर्स का टोटल इतना ही आएगा जितना जीबीए आया था, मतलब अल्टीमेटली वो टोटल जीबीए को किसको कितना दिया जा रहा है वो देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें क्या आएगा, एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे ना, यस सर। तो डेप्रिसिएशन चार्ज किए, किसी को पैसा थोड़ी दिए, वो रिजर्व रह गया, सीक्रेट रिजर्व, अलग से मेंटेन नहीं करते बैलेंस शीट में, लेकिन ये होता है 250। कुछ प्रोविजन में ट्रांसफर किए, वो भी इसमें आ जाएगा, एक्सपेंसेस थोड़ी किए, वो भी रिजर्व है, ट्रांसफर टू रिजर्व, है ना, ट्रांसफर टू रिजर्व। जैसे इनकम टैक्स इसमें डेफर्ड टैक्स है, लाइबिलिटी, तो एंटिटी में आ जाएगा, वो अभी नहीं आगे देना, अभी रिटेन किए, ये माना जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफर टू रिजर्व देखो दिया है, प्रॉफिट में से 30 स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफर किए थे, और रिटेन प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट रिटेन किए, रिटेन प्रॉफिट कितना रिटेन किए 100, एकदम लास्ट में देखो 50 डिविडेंड दिए थे, बाकी 100 रिटेन किए थे, एक रिजर्व में ट्रांसफर किए थे। तो ये लास्ट होल्डर स्टेक होल्डर हो गया कितना, 380। और ऑब्वियसली टोटल जीबीए इसी में आ जाएगा, टोटल जीबीए देखोगे, इसका टोटल कर लेना, टोटल जीबीए भी आ जाएगा। और यस कितना आया था देख लेते, 13,750 आया था ना, तो श्योर ये होना चाहिए 13,750, ये कितना होना चाहिए 13,750। और अब एक बार वेरीफाई कर लो, 10,200 प्लस 1200 प्लस 1970 प्लस 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 कितना 380 इक्वल टू 13,750 एग्जैक्टली, हाँ ठीक हो ही आएगा, डबल अंडरलाइन कर देते। अब ये जो टोटल जीबीए 100% है ना, ये परसेंटेज एनालिसिस, टोटल जो वैल्यू एडिशन हुआ वो कितना 100%। तो एक एक स्टेक होल्डर को डायरेक्ट ए बी सी डी 4 है ना, 4 कैटेगरी, एक एक को कितना परसेंट मिला वो कैलकुलेशन करोगे। तो 100% अगर 13,750 तो 10,200 का होगा, कैलकुलेशन ऐसे करो, 100 डिवाइड बाई 13,750 इंटू अब एक एक स्टेक का टोटल इंटू इक्वल करते जाओ 10,200, तो ये आ गया आपका 74 पॉइंट, तो इनका हो गया। और एक का परसेंटेज यहाँ अलग से कर लेते, और
तो इसमें आपका 74.18, 74.18, फिर 1200 ये हो गया 8.73, 8.73, फिर 1970 ये हो गया आपका 14.33, और फिर आपका 380, 380 ये हो गया आपका 2.76, इतना 2.76, राइट। बस ये है आपका कैलकुलेशन। मतलब सोचो एक कंपनी अपने लिए सिर्फ 2% रखे है, लेकिन अब डायरेक्ट एम्प्लॉइज को ज्यादा दिए, सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज, मतलब इन लोगों ने एम्प्लॉइज फ्रेंडली है, एम्प्लॉइज को ज्यादा ध्यान देता है, बट कंपनी का ग्रोथ में एक प्रॉब्लम है, एक बैलेंस होना चाहिए। इतना ज्यादा सोचो, 100% इनकम जो ऐड हुआ उसमें से मोरलेस 75% किसको दे दिए, एम्प्लॉय डायरेक्टर को दे दिए, और तो जो मालिक एक्चुअली उनको 50 दिए, और जो फाइनेंस किए थे उनको इतना इंटरेस्ट दिए, वो भी 8%, और गवर्नमेंट को दे दिए 14%। सबसे ज्यादा तो एम्प्लॉय और गवर्नमेंट ही लेके चला गया, और कंपनी अपना ग्रो के लिए कितना रखे, सिर्फ 2.75%। मतलब फ्यूचर ग्रोथ उतना नहीं हो पाएगा, ग्रो के लिए नहीं रखेगा तो फिर ग्रोथ कैसे होगा, ग्रोथ कंपनी नहीं है भाई। तो इसीलिए इस तरह एनालिसिस करना और अच्छा रहता है। तो हम लोग यहाँ सोचते ना कि एम्प्लॉय को सब करते, एक्सप्लॉयट करते, अगर ऐसा नहीं है, कोई एनालिसिस अगर ये किया जाए ना तो पता चलेगा एम्प्लॉय ज्यादा एक्सप्लॉयट हो रहे हैं या कौन, ठीक है ना, यानी कि मालिक ही सब रख के जा रहे हैं। हम लोग यहाँ चिल्लाते रहते हैं, डिटेल्स एनालिसिस करते नहीं। ये डिटेल्स एनालिसिस होता है ये स्टेटमेंट से, ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट से। बोलो समझ में आया? ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन कर लोगे ना, और जो आपका इंस्टीट्यूट का मैथ है ना उसमें कुछ दिया है 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन दिया, ज्यादा नहीं दिए इस चैप्टर से, बट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली इधर उधर आता ही है, ईवीए से तो आता ही है और इससे भी देता है। समझ में आया? यस। तो एक और क्वेश्चन जीबीए से, ये दोनों क्वेश्चन आपको भेज देंगे आप। क्वेश्चन 10, ये अपना जो रिवीजन सीट है, अपना जो सीट है उसमें 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, फ्रॉम द फॉलोइंग पीएल ऑफ के लिमिटेड प्रिपेयर जीबीए, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट लिखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट लिखो, एक ही बात। और कंपनी है के लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अच्छा, इसमें भी दिया ऑल द फिगर इन लैक्स, ठीक है, ऑल द फिगर इन लैक्स, राइट। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, एक्चुअली नहीं, इनकम स्टेटमेंट उसका सब नोट्स टू अकाउंट दिए। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स, अदर इनकम, टोटल इनकम, फिर एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब उसमें प्रोडक्शन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आगे नीचे देखो नोट है, प्रोडक्शन ऑपरेशन में है इंक्रीज इन स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम, स्टोर्स कंज्यूम एटसेट्रा, सैलरी, वेजेस, सेल्स एंड लोकल टैक्स, अदर एक्सपेंसेस। तो इसमें से क्या बोले, ये सारा एक्सपेंसेस में से ये जो 4 स्टेक होल्डर, इन लोगों का कुछ पेमेंट वो नहीं लेना, उसको छोड़ के बाकी जितना भी है वो सब डाल देना एक्सपेंसेस में। समझ में है ना? और इनकम जितना भी हो तो लिख लोगे। क्लियर? यस। तो सेल्स और अदर इनकम में लिख लेंगे। फिर एक्सपेंस, प्रोडक्शन ऑपरेटिंग उसका नोट में है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस उसका भी नोट है आगे, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, सैलरी टू डायरेक्टर, कमीशन टू डायरेक्टर, तो ये तो आपका स्टेक होल्डर का हो गया। पीबीडीडी तो रिजर्व है, प्रोविजन है, तो ये भी आपका रिटेंड हो गया, ठीक है ना। अगर बैड होता तो अलग बात, तो एक्सपेंसेस ही मानते, लेकिन प्रोविजन है तो कंपनी प्रोवाइड की। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन दिया, इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंसेस इसका भी नोट है, इंटरेस्ट ऑन अदर्स उसमें नोट है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लोन,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पार्ट को लेंगे नहीं, बाकी फिर स्टेक होल्डर का हो गया। वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस माना जाएगा इंटरेस्ट, लेकिन बाकी नहीं माना जाएगा, वो स्टेक होल्डर का पार्ट हो गया। और इसके बाद फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स है, गवर्नमेंट का हो गया। और फिर आपका पैट, और इसके बाद बोल रहे हैं कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व रिटर्न बैक, वो पहले रिजर्व था उसको इसमें प्रॉफिट में ट्रांसफर कर लिए, और लास्ट ईयर प्रॉफिट को बैलेंस शीट से ट्रांसफर किए टोटल, और फिर अब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में फिर ट्रांसफर किए, प्रोपोज डिविडेंड पे किए, और सरप्लस कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये क्लोजिंग रिटेन प्रॉफिट। ठीक है, ये तो इनकम स्टेटमेंट और कुछ नोट्स टू अकाउंट्स है, तो इससे करते। ठीक है, ये स्टार्ट करें। बोलो, सेल्स दे दिया है, रिटर्न एक्सेट्रा कुछ नहीं दिया अलग से, तो यही सेल्स लिख लो, अदर इनकम भी लिख लो। एक तो सेल्स है, मान लेंगे एडजस्टेड कुछ नहीं दिया तो 206.42, और क्या अदर इनकम। अदर इनकम का नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है तो देखना नहीं है भाई। 10.2 टोटल, ये आपका ए हो गया। तो टोटल कितना रेट 216.216.62। ओके, समझ में आया। नाउ अब एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर लिखो, एक्सपेंसेस लिखो। तो एक्सपेंसेस में क्या है, बोलो क्या आ रहा है, बोलो। जितना भी कॉस्ट लेंगे, लेकिन स्टेक होल्डर जो 4 स्टेक होल्डर उसका छोड़ के तो इसमें देखो प्रोडक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो आएगा, लेकिन इसमें कुछ इंक्लूड है। एक बार इनसाइड यहां लिखते 166.57, लेकिन इसमें इंक्लूड है वेजेस एंड सैलरीज बोनस, तो स्टेक होल्डर का हो गया, लेस कर देंगे। वेजेस एंड सैलरी इंक्लूड है, इसीलिए लेस कर रहा हूँ। स्टेक होल्डर का हो गया, एम्प्लॉइज का हो गया ना 12.80, लेस करेंगे। एक और है सेशन लोकल टैक्स, तो गवर्नमेंट का स्टेक हो गया, सेस एंड लोकल टैक्स, ये आपका 3.20, ये गवर्नमेंट का स्टेक हो गया। इसको माइनस कर देते, इसको माइनस करने से होता है कितना रहे 166.57 से लेस कर देते, लेस कर रहे कितना 12.8, और माइनस कर देते 3.2, हो रहा है कितना 150.57 सॉरी 150.57। ठीक है, बी और क्या एक्सपेंसेस दिया देखो, और उसमें क्या एक्सपेंसेस था ना, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इसमें भी इंक्लूड है कुछ, तो एक्सक्लूड करेंगे। क्वेश्चन में देखो एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल कितना दिया था 6.212, यस सर। अब उसमें बोला था, इसमें देखोगे एक तो इसमें क्या इंक्लूड है, सैलरी टू एंड कमीशन टू डायरेक्टर्स इंक्लूड है ना, तो लेस कर दे, डायरेक्टर तो स्टेक होल्डर हो गया, सैलरी एंड कमीशन ऑफ डायरेक्टर्स इसमें इंक्लूड था। कितना सैलरी कमीशन इंक्लूड था बोलो 2.20, तो इसको लेस करेंगे। एक और चीज इसमें है, क्या है बोलो तो प्रोविजन, प्रोविजन है इसमें, देखोगे इसमें प्रोविजन करके रखा पीबीडीडी, प्रोविजन थोड़ी एक्सपेंसेस हो, तो फ्यूचर के डाउटफुल है, इसीलिए प्रोविजन किया जा रहा प्रॉफिट से। प्रोविजन कितना था 2 पॉइंट, अरे प्रिंटिंग क्या लिखी, प्रोविजन था आपका 2.50, पीबीडीडी 2.50, तो लेस कर देना। ठीक है, तो कितना रहे 6.12 से दो 4.7, 6.12 से 4.7 लेस करोगे, 6.12 माइनस 4.7, 4.7
1.42, ये आया 1.42। और कुछ एक्सपेंसेस है, और क्या एक्सपेंसेस है? फिनांस जो था ना, उसमें देखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉन्ग फिक्स्ड लोन, वो तो लॉन्ग टर्म लोन है, तो वो तो स्टेक होल्डर हो गया फाइनेंसर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो भी फाइनेंसर। लेकिन एक और इंटरेस्ट है वर्किंग कैपिटल, वो इसमें आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल कितना? 2.30। इसको एक ही तो है, आउटर कॉलम कर लो ना, इनसाइड लिखने का जरूरत नहीं, एक ही है। कितना? 2.30। यस सर। सर डेप्रिसिएशन आगे है, टैक्स उसको नहीं देखोगे, स्टेक होल्डर का है। डेप्रिसिएशन तो रिटेन बाय एंटिटी, और टैक्स तो गवर्नमेंट का है, वो सब छोड़ो। तो ये हो गया आपका टोटल बी। ठीक है, और ए माइनस बी कर लेंगे तो आ जाएगा GVA। लेकिन पहले बी ये जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है बोलो? 150 प्लस 1.4, 153, 154.29। अब इससे देखो GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड, फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल टू क्या होता है? A माइनस बी। तो इससे माइनस कर देते 216.62, इससे माइनस कर देते 154.29, और ये आपको जो मिला दिस इज 62.33। तो ये हो गया आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप लोग। ओके, ठीक है, समझ में आया? GVA तो आ गया। एक्चुअली इस साल प्रॉफिट जो आया, मेरा वैल्यू कितना ऐड किए वो देख लिए। अब इस GVA को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GVA। सेकंड स्टेटमेंट, एक इसमें परसेंटेज और एक एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है ना? अमाउंट रुपीज इन लैक्स, और यहाँ ये परसेंटेज। एक एक स्टेक होल्डर को कितना परसेंट दे रहे, टोटल GVA 100%, उसके हिसाब से कितना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हम लोग देखेंगे इसमें। बोलो, समझ में आ रहा है? एकदम इजी चैप्टर, कुछ नहीं है। अब ट्रेडिंग PL अकाउंट याद करो, बस वही चीज है, इनकम स्टेटमेंट में जैसे किए थे फाइंड अकाउंट ऑफ कंपनी में, इनकम और एक्सपेंसेस। लेकिन उस एक्सपेंसेस में, मेनली एक्सपेंसेस में वही एक्सपेंसेस नहीं लेना है GVA फाइंड करने के लिए जो सब स्टेक होल्डर को, 4 स्टेक होल्डर को देते और को छोड़ के। ठीक है ना? बस उसमें क्या क्या है वो याद रखना, बस हो जाएगा, एकदम इजी है। अब आ जाते हैं फर्स्ट A2 डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। अब पहले एम्प्लॉइज लिखो, बाद में डायरेक्टर्स लिखो, एक ही बात है। हम DEF बोले थे ना, इसीलिए डायरेक्टर्स पहले लिख रहा हूँ, एंड एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स लिखोगे बेटर है। ठीक है, तो इनको क्या देते हैं? सैलरी एक्सेट्रा देते हैं ना? यस सर। तो देखो कितना सैलरीज दी है, सैलरी वेजेस बोनस था, सैलरी वेजेस एंड बोनस, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड था। कितना? 12.80 उधर माइनस किए थे ना? यस सर। और सैलरी एंड कमीशन ऑफ डायरेक्टर्स भी था, वो एडमिनिस्ट्रेशन में था। सैलरी ऑफ डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन में माइनस किए थे। देखो यहाँ ये इनकम स्टेटमेंट ऊपर देखोगे, इसमें मिल जाएगा 2.20। यहाँ देख पाओ, नहीं हो रहा, ये तो प्रॉब्लम है इसका। हो गया आपका, ये आपका एम्प्लॉइज का टोटल आ गया। ठीक है, 12, 13, 14, 15, 15 बी। DEF, एफ तो फाइनेंसर, फाइनेंसर या बोल दोगे इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसमें जो इन्वेस्टर्स है तो कौन है? एक तो इंटरेस्ट पे किए थे लोन पे, फिक्स लोन, इंटरेस्ट ऑन फिक्स लोन। ठीक है ना? देखो एक बार इनकम स्टेटमेंट, उसमें नोट्स टू अकाउंट देखोगे, फाइनेंस एंड अदर एक्सपेंसेस जो दिया था,
इंटरेस्ट ऑन अदर एक्सपेंसेस 3.90, और फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था 1.80, और जो कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट किए थे उनको दिए थे क्या प्रपोज डिविडेंड, एकदम लास्ट में देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएशन, टोटल प्रॉफिट में से प्रपोज्ड ये डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कितना 3, तो इन सब को ऐड कर लो, ए सेकेंड स्टेक होल्डर हो गए 3 3 6 7 8 8.70, थर्ड स्टेक होल्डर, एक एक का परसेंटेज आगे करेंगे, पहले कंप्लीट कर ले, है ना। सी थर्ड स्टेक होल्डर कौन है गवर्नमेंट, अब पहले गवर्नमेंट लिखो बाद में फिनेंशियल लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, बेटर होगा सीक्वेंस याद रहेगा ना, DEFGH बस, इसीलिए गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में जितना भी टैक्स, जितना तरह का टैक्स है, सेस एंड लोकल टैक्स सकता, सेस एंड लोकल टैक्स सकता, और एक कितना था 3.20, और एक था प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी इसमें नहीं भी लिखो, प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना प्रोविजन किए थे 3, तो ये भी टोटल हो गया कितना 6.20, आगे यहाँ परसेंटेज शो करेंगे और कुछ नहीं, इसका परसेंटेज हो जाएगा। लास्ट स्टेक होल्डर डी, टू एंटिटी मतलब कंपनी खुद, और या होल्डिंग फॉर री इन्वेस्टमेंट, है ना, होल्डिंग फॉर री इन्वेस्टमेंट, एच इसीलिए रखते, एच मतलब होल्डर, होल्ड कौन करे, होल्डिंग फॉर री इन्वेस्टमेंट एंटिटी, या रिटेन फॉर री इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या आएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे, ओके, देखो एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन दिया था 5.69, और जो इनकम स्टेटमेंट उसमें देखोगे बिफोर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट था, फिर डेप्रिसिएशन लेस किए, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था 5.69, ओके। नेक्स्ट, एक जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लेकिन एक तो डेवलपमेंट रिजर्व को लेके आए और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर की, तो नेट देखेंगे, जनरल रिजर्व इसमें नेट, नेट कैसे, जनरल रिजर्व में देखो तो कितना लेके आया ट्रांसफर किए, लेस किए, देखो अप्रोप्रिएशन में 24.30, लेकिन पहले ब्रॉड फॉरवर्ड भी किए, रिटर्न बैक किए 0.46, डेवलपमेंट रिजर्व को रिटर्न बैक किए कितना 0.46, तो लेस करके एक बार लेके आए फिर एक पे लेके गए, है ना, तो डिफरेंस कितना लेके गए रिजर्व में, वो आ जाएगा 23.84, माइनस करोगे इतना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या, रिटेन प्रॉफिट, एक चीज PBDD, प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन करके रखे ना, कितना प्रोविजन रखे 2.50, इसको भी ऐड करोगे, ओके, ये रिजर्व है एक प्रकार का, एक्चुअली थोड़ी पेमेंट है। नेक्स्ट, रिटेन्ड प्रॉफिट, इसमें भी नेट लेंगे, रिटेन्ड प्रॉफिट क्यों, एक लास्ट ईयर का प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड किए और लास्ट में फिर कैरी फॉरवर्ड किए, तो लास्ट में कितना कैरी फॉरवर्ड किया, मतलब ट्रांसफर कितने की, लास्ट में देखो एकदम लास्ट में इनकम स्टेटमेंट का इसमें दे था 1.75 ट्रांसफर टू बैलेंस शीट दिया ना, और उससे पहले देखोगे इनकम लास्ट ईयर से प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड किए, ठीक है, कितना 1.35, अल्टीमेटली रिटेन इस साल का प्रॉफिट कितना किए, ओपनिंग में था 1.35 ऑलरेडी रिटेन और क्लोजिंग में 1.7, तो डिफरेंस कितना, इस साल का प्रॉफिट रिटेन किए, मतलब 0.40 प्रॉफिट रिटेन किए, राइट, और इन सब को जोड़ लो, थर्ड फोर्थ स्टेक होल्डर आ गया और इनका परसेंटेज आ जाएगा, इसको जोड़ने से होता है 5.69 प्लस 23.84 प्लस 2.5 प्लस 0.4, ये हो रहा है कितना 32.43। अब एक बार सबको जोड़ लो, प्लस कितना 6.2 प्लस उसमें कितना 8.7
प्लस उसमें कितना 15, ये हो रहा है 62.33, 62 पॉइंट, यस वेरी गुड, 62.33 टोटल जीवीए। जीवीए कितना था 62.33, ये आपको मिल गया। अब परसेंटेज है तो 100% है भाई। अब अगर 100% तो इंडिविजुअली एक एक स्टेक होल्डर का कितना परसेंट तो करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो 100 बाई, पहले जो परसेंटेज सबका फाइंड करें तो परसेंटेज जो 100 हो लिख लो, डिवाइड बाय क्या 62.33 इंटू, सॉरी 100 डिवाइड बाय 62.33 इंटू फर्स्ट में 15 है इक्वल तो 24.065। अरे ये हो रहा है आपका 24.065, 06 लिख लेते हैं, फिर 8.7, ठीक है 8.7, तो ये हो रहा है आपका 13.96, 13.96, फिर 6.2, तो इसमें हो रहा है 9.95, 9.95 राइट। और ये हो गया आपका 32.43, ये हो रहा है आपका 52.03, 52.03, 029 है ना तो 3, यस। तो ये सबको जोड़ोगे 100% आ जाएगा। तो ये था आपका परसेंटेज बेसिस। तो देखो 100% में सबसे ज्यादा कंपनी खुद रिटेंड किए, ये तो बात समझ में आया, कंपनी रिटेंड किए और इसके बाद ही एम्प्लॉयज लोगों को पे किए। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंपनी क्या किए, अपना प्रॉफिट को रिटेंड किए, इसके बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज को दिए और इसके बाद फाइनेंसर को दिए और बाकी गवर्नमेंट को दिए। तो इसमें एक चीज होता है, कंपनी रिटेंड किए तो ये तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए किए भाई, इससे फ्यूचर ग्रोथ होगा, और इसके बाद ही एम्प्लॉयज को दे रहे, तो एकदम एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करता है ऐसा बात नहीं है। फाइनेंसर को तो उससे भी का आधा मिला ना, तो ठीक है। कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। ओके, तो ये था आपका एनालिसिस, और इस तरह क्वेश्चन आपको दे सकता है, और चाहे 5 मार्क्स में दे, 6 मार्क्स में, 7, कुछ भी दे दे भाई। ये एकदम इजी चैप्टर है, मतलब फाइनल में इतना इजी आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर आ जाए तो समझ लेना आपको, आपका लक अच्छा है। ओके, तो नेक्स्ट डे हम लोग इसमें और कुछ इस चैप्टर में ही कुछ और है, वैल्यूएशन इस चैप्टर में और कुछ है, हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ओके।